गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पर हम लोग कल की क्लास में थे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ और उसका पहला केस डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कि अगर एक स्ट्रेट वायर हो, ठीक है, और इसमें करंट है, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पहली बात उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से हमने डी लिया है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज डी। और वायर का जो दोनों एंड होता है वहां से इस पॉइंट को कनेक्ट करो तो कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल्स हैं ये θ1 और θ2 लिया था, यही था, यही बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़े थे। अब इसी के ऊपर हम लोग बहुत सारा केस कर रहे थे, अभी उसी केस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। सपोज हमारे पास ये एक वायर ऐसे है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही एक और वायर है, पैरेलल है। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि दोनों वायर एकदम आइडेंटिकल है। इसका करंट ऊपर की तरफ आई है, इसमें भी करंट आई है। यहाँ बीच में एक पॉइंट है P। इस P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपका कि ये जो P है ये दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब यहां से भी दूरी इसका मान लीजिए स्मॉल a है और इस वायर से भी स्मॉल a है। साथ में ये दोनों तरफ कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगा ऐसे। तो ये एंगल जो है ये वायर का दोनों तरफ ऐसे कुछ आएगा ऐसे। ये दोनों एंगल जो है वो सेम है, थीटा थीटा, और सेम यही हालत इसका भी है, ये भी सेम एंगल सबटेंड कर रहा है। क्वेश्चन नोट करो और बताना है कि P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एट P मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि एक नहीं दो वायर हैं, तो दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके और यहाँ पर ऐड करना होगा। उसके लिए फील्ड का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। और फील्ड का डायरेक्शन क्यों मैटर कर जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ, दिस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के होंगे तो ये क्या करेंगे, सब एक ऐड हो जाएंगे। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड B1 आया, दूसरा भी उधर ही आ गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर दोगे, B1 प्लस B2 कर दोगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर आया और मान लो दूसरा वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, तब इस केस में जो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो B1 बड़ा है और B2 छोटा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे कि इधर ही है और कितना होगा, B1 माइनस B2। ये सिंपल वेक्टर है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यही सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी होता था। तो पहले आप देखिए कि भाई P पर मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये जो I है, ये लेफ्ट साइड वाला, ये I का एरो ऊपर है, ठीक है, और इसके लिए R लोगे तो ये पॉइंट P है ना, तो R बाहर की तरफ होगा, तो इसका IDL ऊपर हुआ। IDL क्रॉस R होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, और R ऐसे हुआ। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, अगर DL क्रॉस R ऐसे घुमाएंगे तो हमारा जो थंब है, अंगूठा है, वो इनटू द प्लेन जाएगा। ठीक है, तो इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इनटू दी प्लेन, इस करंट की वजह से। अब अगर इसके वजह से लेंगे तो आई ऊपर है और इसका आर वेक्टर इधर हो जाएगा, इधर के बजाय इधर हो जाएगा। तो इसके लिए आई डी एल क्रॉस आर करोगे तो ऐसे घुमाओगे, तो हाथ ऐसे अगर घुमाओगे तो देखो थंब जो है तुम्हारा बाहर आएगा। तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बाहर आएगा। और चूंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, क्यों सेम है, करंट सेम है, करंट सेम है, साथ में दोनों तरफ जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो भी तो सेम है। ये भी थीटा है थीटा, ये भी थीटा थीटा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। तो बिना कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी जीरो।
बिकॉज दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जा रहा है। अब इसी में अगर ये होता है कि वन करंट इज अपोजिट, वन करंट अपोजिट कर दो, वन करंट इज अपोजिट, दोनों तो अभी पैरेलल ले लिया था ना, तो अगर अपोजिट करंट हो गया तो मान लो कि ये करंट ऊपर जा रहा है और ये करंट हमने यहाँ से इस करंट को क्या किया, इस करंट को हमने नीचे कर दिया ऐसे ऐसे। तो अब क्या होता है देखो, इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड ये वाला था आउटवर्ड, और इस करंट का चेंज हो जाएगा। कैसे, आई नीचे आ गया तो आई डीएल नीचे लेंगे और आर आपका इधर है। अब आई डीएल क्रॉस आर करोगे तो देखो किधर आ रहा है, डीएल क्रॉस आर ऐसे आ रहा है कि नहीं, तो किधर जा रहा है, इनटू जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि इसका भी इनटू था और इसका भी इनटू आ जाएगा, दोनों इनटू आ जाएगा। इसका मतलब अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा और दोनों ऐड हो जाएगा। तो अगर करंट अपोजिट है तब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज, वन वायर। और एक वायर का निकाल करके और डबल कर देंगे, एक वायर का यही फॉर्मूला है। उसमें ये दोनों θ1 और θ2 की जगह थीटा थीटा रख दो तो कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा। तो ऊपर में 2 है और नीचे में 4 है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, और ऊपर में आ गया 2 sin थीटा। ये 2 इंटू 2 4 है, कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो फाइनली इसमें क्या बचता, म्यू नॉट आई साइन थीटा बाई पाई डी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर दोनों वायर पैरेलल थे तब नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 था, ये वाला पैरेलल मतलब सिमिलर करंट थे। और अगर अपोजिट करंट हुआ तो यहाँ पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जा रहा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम आ जा रहा है। क्लियर, नोट करो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप। ठीक है, स्क्वायर लूप है ऑफ साइड स्मॉल ए कैरिंग करंट आई, के स्क्वायर लूप है जिसमें करंट आई है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले हम एक बड़ा सा स्क्वायर लूप आपको दिखा दें। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर लूप, सारा साइड बराबर होना चाहिए, जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। अच्छा, स्क्वायर लूप में यहाँ से यहाँ अगर ज्वाइन कर दे, ये एक डायगोनल हो गया और एक यहाँ पे डायगोनल बना देते हैं ऐसे, ये आपका सेंटर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इस पे जो करंट दिया हुआ है वो मान लेते हैं कि करंट जो है आई है, तो लूप दिया है, इसका मतलब करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है इसमें। अब बीच में कहीं बैटरी लगा होगा, उससे हमें क्या मतलब, करंट गोल गोल घूम रहा है। और इसका साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो हर साइड का लेंथ ए हो गया। और ये आ गया सेंटर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकाले भाई, तो एक स्क्वायर लूप में आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि 4 स्ट्रेट वायर हैं, 4 स्ट्रेट वायर हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 स्ट्रेट वायर का निकालेंगे, ठीक है, और फिर चारों का देख लेंगे कि अगर सेम डायरेक्शन में आएगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सबका कैंसिल हो रहा है तो सब मिला के 0 हो जाएगा। तो पहले किसी एक स्ट्रेट वायर की वजह से निकालने के बारे में सोचते हैं। मान लो कि इस वायर की वजह से निकालना है, ये वाला वायर की वजह से, तो पहले तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होगा। तो सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे, यही लेंगे ना, और दोनों तरफ का एंगल भी लेंगे। अब बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल लेंथ ए है ना ये, तो ये डिस्टेंस होगा a/2, और ये एंगल 45 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री सेम होगा। हम सिर्फ एक वायर पे अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो, आई ऊपर है और डीएल, आई डीएल तो ऊपर हो गया, आर वेक्टर इसका इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो आर वेक्टर ये ऐसे होगा ना, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो हाथ ऐसे घूमेगा, तो हाथ अगर ऐसे घुमाओगे आई से आर की तरफ तो थंब विल पॉइंट आउटवर्ड,
आउटवर्ड आने का मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो बाहर आ रहा है। यहाँ पर ऐसे गोला दिखा सकते हैं, गोला बना के डॉट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है इस वायर की वजह से, सिर्फ इस वायर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे वायर पे चलते हैं। दूसरे वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड बिना कैलकुलेशन के इतना ही होगा, ये तो कंफर्म है। मैग्नीट्यूड इतना ही होगा क्योंकि लेंथ भी सेम है। यहाँ भी ज्वाइन करोगे तो दोनों तरफ 45 ही आएगा। बस डायरेक्शन देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे तो करंट इधर है और इसका आर किधर हो जाएगा, इधर होगा ना। तो इसका भी डीएल क्रॉस आर करोगे तो ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पे भी देखो राइट हैंड थंब रूल से आई से आर की तरफ जब आप राइट हैंड को कर्ल करेंगे देन थंब विल पॉइंट आउटवर्ड। तो थंब बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। तो बाहर की तरफ पॉइंट करने का मतलब उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, इसका भी बाहर, इसका भी बाहर। इसी तरह से इसका करोगे तो देखो इसका भी आर तो ऐसे है ना, तो इसका भी आई डी एल क्रॉस आर करोगे तो बाहर ही आएगा और इसके वजह से भी करोगे तो बाहर ही आएगा। तो याद रखना है कि एक लूप में अगर करंट ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहा है तो हर साइड का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो सबका मिला के अब दिख गया कि बाहर आएगा। हम लोग करेंगे क्या कि अब एक लूप का निकालेंगे और फिर उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 4 इंटू बी ड्यू टू वन साइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू वन साइड। ठीक है, तो ये जीरो नहीं आएगा, किसी ने जीरो आंसर भेजा है। सब तरफ का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। देखो इसमें भी ध्यान से देखो, ये वाला, ये करंट ऊपर था और ये करंट नीचे था तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गया था कि नहीं। और दोनों करंट जब सेम डायरेक्शन में जाता है तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ था। तो यहाँ पर वही हो रहा है ना, एक करंट ऊपर है तो एक करंट नीचे है, एक दाएं है तो एक बाएं है, चारों का फील्ड ऐड हो रहा है। तो 4 रहने दो और किसी एक साइड का कैसे निकालेंगे, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी होता है। तो डी की जगह यहाँ पे a बाई 2 होगा, ये वाला साइड, और दोनों तरफ का एंगल साइन 45 है ना, तो 2 साइन 45 ये हो। तो इसमें काटापीटी किया जाए, 4 4 हो जाए और ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो आ गया 4 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये ऐसा हो गया। और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो कितना आ गया, ये एक कटेगा 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए। और अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किधर होगा, तो आउटवर्ड है। तो आप इसको ऐसे बगल में दिखा सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, ऐसे डॉट, ये ना हुआ। तो डायरेक्शन बगल में ऑप्शनल है, वैसे भी फिगर में डायरेक्शन तो दिख ही रहा है। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं डायरेक्शन का, स्पेशली ट्रिक, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। कोई भी अगर लूप में करंट जा रहा हो, जैसे ये स्क्वायर लूप है या आगे चल के सर्कुलर लूप आएगा या रेक्टेंगुलर लूप आएगा, तो उसमें करना क्या है ना कि अपने राइट हैंड को, हाथों को करंट के अलोंग कर्ल करो। राइट हैंड का ये जो निचला हिस्सा है ना, इसको करंट के अलोंग गोल गोल घुमाओ हाथ को, राइट हैंड को, तो आपका अंगूठा जो है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो जिधर अंगूठा आएगा वही बी का डायरेक्शन होता है लूप की वजह से। ठीक है, तो लूप में करंट के अलोंग हाथों को घुमाइए, अंगूठा जिधर आ जाए वही बी है। ये दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो हमेशा वही होता है कि यही जो दिया है यहाँ पे डीएल क्रॉस आर करो। यहाँ पे हमने क्या किया है, डीएल क्रॉस आर किया ना, ये वाला आई डीएल क्रॉस आर से ऐसे ही दिख रहा है कि बाहर आ रहा है। तो लूप में एक का बाहर आएगा तो चारों का बाहर आ जाएगा, एक का अगर अंदर आया होता तो चारों का अंदर हो जाता। क्लियर, नोट कर लो। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें हम लोगों ने स्क्वायर लूप लिया था और इस बार लिया है रेक्टेंगुलर लूप। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of a rectangular loop of side A and √3a।
रेक्टेंगुलर लूप में चारों साइड तो बराबर होगा नहीं, तो एक साइड ए है, एक साइड √3a है, कैरिंग करंट आई करंट जा रहा है। तो पहले हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, डायग्राम बड़ा सा बना लेते हैं रेक्टेंगुलर लूप, ऐसे बना लेंगे। दोनों साइड बराबर नहीं बना सकते हैं, स्क्वायर दिखने लगेगा, तो एक साइड लंबा बना देंगे, एक साइड छोटा। अब इसमें से कौन सा साइड ए है, ये वाला ए हो गया और ये वाला मान लेते हैं √3a हो गया, ऐसे हो गया। करंट आप पिछले बार की तरह एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ भी मान सकते हैं। पिछले बार हमने कैसा लिया था, एंटी क्लॉकवाइज ना, पिछले बार कैसा लिया था देख लो, ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज था। चलो इस बार क्लॉकवाइज ले लेते हैं, क्या जा रहा है, बात वही है, फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे करंट घूम रहा है, करंट घूमने दो। आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, और ज्वाइन कर देंगे। अब चारों साइड का पिछले बार बराबर आ गया था, किस्मत अच्छी थी, इस बार चारों साइड का बराबर नहीं आएगा। तो आपको जो है ना 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई करो और निकाल के बताओ आंसर माइक ऑन करके। चलिए सबसे पहले इसका डायरेक्शन समझते हैं। डायरेक्शन समझने के लिए ये करंट ऊपर है, ठीक है, इसके लिए अगर आर वेक्टर देखोगे तो एक तरीके से आर वेक्टर इधर होगा ऐसे, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो ऐसे आ रहा है ना, इनवर्ड आ रहा है। अगर एक साइड का इनवर्ड आ रहा है तो डोंट वरी, चारों साइड का इनवर्ड आएगा। तो डायरेक्शन तो यहाँ से तय हो जाता है कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा वो इनवर्ड आएगा, ठीक है। अब रही बात एक एक साइड के निकालने की, तो इधर वाला और इधर वाला साइड, ये दोनों छोटे साइड हैं, इनके वजह से मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और जो सामने वाला साइड है उसकी वजह से B2 है। तो पहले तो हम इसको ज्वाइन कर दे इससे, ठीक है, और इसी तरह से इसको भी ज्वाइन कर लो। अब एंगल निकालने का काम करेंगे पहले, क्योंकि एंगल निकालना बहुत जरूरी है। एंगल कैसे निकालें, देखो ये साइड है, आधा कितना होगा a/2, और ये वाला होगा √3a/2। तो अगर ये एंगल को थीटा मानते हैं तो साइड में अगर हम tan थीटा लिखें तो सामने वाला साइड है a/2, और नीचे वाला ये बेस कितना है √3a/2। तो ये 2 कटा a कटा 1/√3, तो थीटा कितना दे दिया 30 डिग्री दिया। तो ये दोनों एंगल हो गया 30 डिग्री और 30 डिग्री। साथ में ये पीला वाला जो लाइन है इसकी डिस्टेंस होगी √3a का आधा होगा कि नहीं, √3a/2, ये आपका d का काम करेगा, करंट हो गया। एक साइड का तो इससे निकल जाएगा, दूसरे साइड का देखो अब ये एंगल कितना होगा, तो ये जो दोनों पीला लाइन है वो 90 डिग्री पर है, इसका मतलब ये 60 है ना, ये 60, ये 30 है, तो इधर वाला भी क्या होगा, इधर वाला भी 60 ही होगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑन ये दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 2b1 प्लस 2b2। नाउ 2b1 और 2b2 क्या है, देखिए b1 है इस छोटे वायर की वजह से और b2 है ये बड़े वायर की वजह से। तो b1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2μ0I अपॉन 4πd होता है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सेंटर का, √3a/2, और ऊपर में आ जाएगा 2 sin 30, ये आएगा ना, sin 30 प्लस sin 30, ये b1 हो गया एक वायर का। उसके बाद प्लस 2b2, b2 में भी वही शुरुआत में μ0I अपॉन 4π इंटू डी। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये वाला पीला वाला है, ये a/2 होगा, टोटल लेंथ a का आधा, तो इसको लिखेंगे a/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2 की जगह 2 sin 60, sin 60 प्लस sin 60। अब ये पूरा हमारा कैलकुलेशन है। अब इसमें देखो बहुत कुछ तो कॉमन है, कट जाएगा, काट देते हैं, क्या क्या कटेगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो 2 × 2 4 होगा, तो ये 4 इससे कट जाएगा,
तो यहाँ भी कट जाएगा। अच्छा, साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है ना, तो हाफ होता है तो इससे ये कट जाएगा। अच्छा, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2 कट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे? √3 बचेगा। इतना कुछ कैंसिल हो गया। अब ऊपर में देखो क्या बचा है, μ0I/π√3 है, ये बचा μ0I अपॉन क्या लिखा है, √3 पाई ए, हो गया। प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ऊपर में √3, फिर μ0 बचा, फिर आई बचा और नीचे में बचा पाई इंटू ए। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई करो, पाई ए √3 है ना, तो एलसीएम ले लो, √3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 4 μ0I, और नीचे में आ जाएगा √3 पाई ए। और डायरेक्शन तो हमने बगल में ऐसे लिख ही दिया था, क्या किधर था डायरेक्शन, इनवर्ड था। तो इस डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। जनरली क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें मैग्नेटिक फील्ड में, तो लास्ट में डायरेक्शन या तो डॉट नहीं तो क्रॉस से दिखा दे, क्योंकि दो ही तरह का केस अक्सर आता है, या तो आउट ऑफ बोर्ड होगा नहीं तो इनटू डी बोर्ड होगा। ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड। ये एक स्क्वायर लूप है या रेक्टेंगुलर लूप है, आप कोई भी लूप ले लीजिए, स्क्वायर लूप ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है इस तरीके से कहीं से करंट आ रहा था और फिर यहाँ से ऐसे करंट चला गया। ठीक है, ये देखने में लगेगा कि जैसे सेंटर से पास हो रहा है। अब इसमें दिया हुआ है कि ये जो स्क्वायर लूप है, इसमें करंट इधर से आई आया, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और आई वापस चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंटर कहीं आएगा बीच में, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो सवाल है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो साइड हम वही स्मॉल ए ले लेंगे, उससे नहीं फर्क पड़ता है। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझिए कि जब करंट यहाँ आया तो ये करंट दोनों पार्ट में डिवाइड होगा ऐसे, ठीक है, और ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। स्क्वायर लूप है तो करंट जो है ये समझो, तो ये साइड और ये साइड, कोई भी वायर रजिस्टर की तरह ही होता है, तो दो पैरेलल रजिस्टर हो गए, दोनों तरफ का लेंथ सेम है। ठीक है, तो दोनों तरफ का लेंथ सेम है तो करंट जो है वो दोनों तरफ बराबर बराबर बटेगा, I/2 और I/2 ऐसे चला गया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो किसके किसके वजह से है, ये जो स्ट्रेट वायर है इसके वजह से तो जीरो है। क्यों? क्योंकि ये वायर यहीं से पास हो रहा है, और ये वायर की वजह से भी जीरो है क्योंकि ये भी यहीं से पास हो रहा है। बचते हैं ये चार वायर। अब इस चार वायर में भी देखो, इनका इसका करंट और इसका करंट पैरेलल है ना, तो जब दोनों करंट पैरेलल होते हैं तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर देखोगे तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो आउटवर्ड आएगा इसके वजह से, तो इसके वजह से करोगे तो इनवर्ड आएगा, और दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, जीरो। वही हाल इसका और इसका भी होगा। ठीक है, ये भी नीचे ये भी नीचे, जितना फील्ड ये देगा उतना ही फील्ड ये देगा, और दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका और इसका भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें सीधे लिख सकते हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि चारों साइड का मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू। जब भी आपका कोई लूप हो, चाहे वो स्क्वायर लूप हो या अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप भी लेते तो फर्क नहीं पड़ता है। इवन फॉर रेक्टेंगुलर भी लेते तो दोनों तरफ वही हाल होता है, बराबर बराबर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होता और बी जीरो आता। कहाँ पे? सेंटर पे बी जीरो आता है। जैसे
ये रेक्टेंगुलर लूप था, मान लो यहाँ से करंट ऐसे इंटर करता है और यहाँ से निकल जाता है, ऐसे यही होता है। तब क्या होता है कि ये करंट ऐसे जाता, ये करंट नीचे और ऐसे आता, तो इसका और इसका फील्ड कैंसिल हो जाता, और इस ये जो नीचे आ रहा है और ये जो नीचे आ रहा है इसका भी कैंसिल हो जाता है। तो चाहे लूप किसी भी शेप का हो, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। ठीक है, क्लियर, नोट करो। अब आइए, हम लोगों ने स्ट्रेट वायर में कुछ स्पेशल केस पढ़ना है हम लोगों को। अभी तक जो हमने स्ट्रेट वायर लिया था वो आपका फाइनाइट लेंथ का था। ठीक है, फाइनाइट लेंथ के वायर में एक स्पेशल केस है, वो ये है कि कभी कभी आपका जो वायर होता है वो इस तरीके का मिलेगा। देखो ऐसे ये वायर यहाँ से यहाँ तक है, ये करंट है, करंट कैरिंग वायर है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है वो इस वायर से नीचे यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वायर आपका यहाँ P से स्टार्ट होकर के Q पे खत्म हो रहा है, करंट आपका आई जा रहा है, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो यहाँ है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों एंड को जोड़ना पड़ेगा पहले थीटा देखने के लिए। तो एक एंड आपने यहाँ से जोड़ा, ठीक है, और दूसरा वाला एंड होगा वो यहाँ जुड़ेगा। अब होता क्या है कि दूसरा वाला एंड जनरली ये जो था ये आपका यहाँ ना हो करके क्या होता था, वायर नीचे होता था, तो इस तरह से रहता था नीचे की तरफ। तब क्या होता था, ये वाला एंगल θ1 और ऊपर वाला θ2 लेते थे, ये होता था ना। लेकिन ये वायर यहाँ से नीचे तक नहीं है, ऊपर में कहीं स्टार्ट हो रहा है, ऊपर में स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करा दिए। अब ये एंगल्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एंगल्स की वैल्यू सपोज ये बाहर ऊपर वाला एंगल θ2 है, और ये जो अंदर वाला एंगल है ये θ1 है, और ये डिस्टेंस d। तो ऐसे केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अगर, तो d का फॉर्मूला में थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। μ0I अपॉन 4πd, ये तो अपनी जगह ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखते थे, sin θ1 प्लस sin θ2। यहाँ पर sin θ2 जो बाहर वाला है, ऊपर वाला है, वो तो ठीक है, लेकिन जो sin θ1 है उसको आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे हो गया, माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी बताया ना कि ये वायर अगर कहीं नीचे से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, और तब यहाँ से इसको जोड़े रहते और ये एंगल θ1 होता, तब आप उसको लिखते थे sin θ1 प्लस sin θ2। तो जब नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये तो ऊपर वायर है ना, तो इस θ1 को नेगेटिव लेना होगा, तो वही यहाँ माइनस आया। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस आता है आपका इनफाइनाइट वायर वाला, मतलब लॉन्ग अगर स्ट्रेट वायर हो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग का मतलब जिसका ओर छोर पता ना हो, बहुत लंबा वायर है, तो इस तरह का वायर हमने ले लिया, ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। अब इस वायर में क्या है कि आपको ऐसे डॉट 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 करके दिखाना होगा कि ये वायर कहाँ खत्म हो रहा है पता नहीं, इट इज वेरी लॉन्ग, इसको इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं इस तरह। अब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना, ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया d। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट मान लीजिए I है, तो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ का थीटा निकालना पड़ता है। अब कायदे से सोचो तो इस साइड का जो थीटा होगा, अगर आप इस थीटा को देखें तो थीटा क्या होता था, जहां वायर खत्म होता था उसको जोड़ते थे। अगर वायर यहाँ खत्म होता तो थीटा बहुत छोटा होता, वायर अगर यहाँ खत्म होता तो और थीटा बड़ा होता, वायर यहाँ खत्म होता तो और बड़ा होता। वायर तो इंफिनिटी पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसको इंफिनिटी जाने के चक्कर में दिस थीटा विल बिकम ऑलमोस्ट 90 डिग्री, क्योंकि ये वायर कहाँ खत्म हो रहा है हमें पता नहीं, बहुत लंबा वायर है यार। तो वही सेम चीज नीचे भी होगा,
तो होगा क्या कि इधर दोनों तरफ का एंगल जो है θ1 और θ2, इस केस में आपको कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री। दोनों तरफ का एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, फॉर्मूला क्या होता था, sin θ1 प्लस sin θ2, तो बी का जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा μ0 I अपॉन 4πd, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, साइन 91 होता है, 2 कट जाएगा, μ0 I अपॉन 2πd। तो ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया इनफाइनाइट वायर वाला या लॉन्ग वायर वाला, और ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा आगे न्यूमेरिकल में, μ0 I बाई 2πd होता है। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आप dl क्रॉस r से करके निकाल लीजिए। I ऊपर है, r इधर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो dl क्रॉस r करोगे तो ऐसे ना घूमेगा, ऐसे घूमेगा एरो, तो आपका राइट हैंड ऐसे कर्ल करो, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा, इस पॉइंट पे। जबकि इधर अगर किसी पॉइंट पे लिए रहते तो मैग्नेटिक फील्ड नो डाउट इनवर्ड आएगा। ये पिछली क्लास में भी बताया था कि स्ट्रेट वायर के एक तरफ आउटवर्ड होता है तो एक तरफ इनवर्ड, अगर इधर आउटवर्ड होता तो इधर इनवर्ड हो जाता। फॉर्मूला ध्यान रखना है, μ0 I बाई 2πd होता है, तो इसमें थीटा नहीं चाहिए हमें, दोनों तरफ का थीटा 90 हो गया, नोट करो। अब एक और केस इसमें देखना है, स्पेशल केस में, थर्ड केस, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। नाउ सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मतलब एक ऐसा वायर जिसका एक एंड का तो आपको पता है लेकिन दूसरा एंड लापता है। जैसे मान लो कि वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वायर जाके कहाँ एंड कर रहा है ये हमें नहीं बताएगा। दिस इज वेरी लॉन्ग वायर, ऐसे ऐसे ये इन्फिनिटी चला गया ऐसे, ठीक है ना। अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए वो एंड पे है, यहाँ पे जहाँ से शुरू हो रहा है ना वहीं पे, तो यहाँ पे निकालना है। अब इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको करंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, आई है, और ये दूरी मान लीजिए डी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से जब हम दोनों तरफ का एंगल देखेंगे तो फिर से वही बात आती है, नीचे का एंगल देखने के लिए आपको नीचे जाना पड़ता, ठीक है। नीचे वायर अगर यहाँ से शुरू होता तो ये थीटा आता, ये वाला थीटा, लेकिन वायर यहाँ से शुरू होता तो और थीटा बड़ा आता, लेकिन वायर तो यहीं से शुरू हो रहा है, तो ये आपका ये वाला थीटा, ये क्या हो गया, नीचे वाला थीटा जीरो हो गया कि नहीं, ये वाला, तो एक थीटा हमारा जीरो हो गया नीचे वाला। अब आते हैं दूसरे वाले थीटा की, वायर अगर यहाँ खत्म होता तो हम ये एंगल लेते, वायर अगर यहाँ खत्म हो जाता तो हम ये एंगल लेते, लेकिन वायर तो इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है, तो इन्फिनिटी को कैच करने के लिए आपको ये ऑलमोस्ट क्या करना पड़ेगा, ऐसे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये वायर तो इन्फिनिटी पे जाके खत्म हुआ है बहुत दूर। तो ऐसा लगेगा जैसे ये ट्रेन की दो पटरियां हैं, ट्रेन की इस पटरी को ये वाली पटरी कब टच करती है, तो आपको देखने से नहीं लगता काफी दूर इन्फिनिटी पर टच करती हैं, तो उस समय ये जो एंगल होगा ये 90 हो जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर दोनों तरफ में से एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और दूसरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, μ0 I अपॉन कितना था नीचे में 4πd परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक एंगल हो गया आपका 0 डिग्री और एक हो गया 90 डिग्री। साइन 0 तो 0 हो गया, साइन 91 हो गया, बी का फॉर्मूला कितना आ गया, μ0 I अपॉन 4πd। तो ये हमारा बी का फॉर्मूला हुआ, लेकिन ये कहाँ पे है ये भी याद रखना है, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से वन एंड पर, किसी एंड पर है, यहाँ से वायर शुरू हुआ है ना पी से, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई और पॉइंट दे दिया जाए कि नहीं इस पॉइंट पे नहीं, किसी और पॉइंट पे, यहाँ के पॉइंट पे निकालो, जैसा यहाँ बोल दिया जाता है, तो चलो ये पॉइंट भी डी डिस्टेंस पे है, क्या यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो देखो इसमें नहीं होगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर अगर निकालने जाओगे
तो अब क्या होगा कि अब आपको इधर से इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन करेंगे ना इस पॉइंट को, तो थीटा 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो कुछ ना कुछ तो थीटा आ ही जाएगा, ये आएगा ना ऐसे। तो ये एंगल हम मान लेते हैं कि दिया हुआ है हमारा थीटा, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। और ऊपर वाला तो अभी भी आपको इसको पकड़ने के चक्कर में 90 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो ऐसे जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। तो ऐसे केस में इस पॉइंट पर जब बी लिखने जाओगे तो लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। साइन 0 प्लस साइन 90 था, यहाँ पर अब नीचे वाला एंगल 0 नहीं है, कितना है साइन थीटा, और ऊपर वाला तो 90 है, तो साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, साइन थीटा को रहने दो उसी तरीके से, और साइन 90 की जगह 1 रख दो, क्लियर। तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आया। जहां तक डायरेक्शन की बात है, डीएल क्रॉस आर से कर लो, ऊपर में डीएल है, ये आर है, डीएल क्रॉस आर करो, ऐसे घुमाओगे तो इनवर्ड आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड आएगा, इधर यहाँ भी इनवर्ड होगा, यहाँ भी इनवर्ड होगा, और इधर किसी भी पॉइंट पे लोगे तो इनवर्ड आएगा, जबकि इधर किसी पॉइंट पे लोगे तो आउटवर्ड आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगा। अब इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के बगल में डी डिस्टेंस पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आ रहा है, क्योंकि ये थीटा चेंज हो जा रहा है। बट ये जो स्ट्रेट वायर था ना इंफिनिटी वाला, वो तो सेमी इनफाइनाइट था। इसमें डी डिस्टेंस पे अगर आपने कहीं और पॉइंट लिया होता, सपोज यहाँ भी लिया होता, जैसे इतना ही दूरी पे यहाँ पे भी फील्ड निकालते, तो इस पॉइंट पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड सेम आता। अगर ये डिस्टेंस डी है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता और सेम आता, इतना ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दोनों तरफ का एंगल आप देखने जाते हैं तो दोनों तरफ तो वही रहता है ना, 90-90, दोनों क्या रहता है 90-90, ये एंड भी इंफिनिटी पे जा रहा है और ये एंड भी क्या जा रहा है इंफिनिटी पे पकड़ने। तो एक स्ट्रेट वायर के, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के बगल में डी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो स्ट्रेट वायर का कोई मिड पॉइंट नहीं होता, इनफाइनाइट वायर का मिड पॉइंट तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि तो इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, कहीं भी ले लो सब मिड पॉइंट ही माना जाएगा। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि डी डिस्टेंस पे आप यहाँ फील्ड निकाल रहे हैं कि यहाँ की यहाँ, हर जगह सेम आएगा। इसमें फर्क पड़ जाता है क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इंफिनिटी पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ फील्ड कुछ और आया, यहाँ कुछ और आएगा, ऊपर कुछ और आएगा, नीचे कुछ और आएगा। नोट करो। देखो अब जो एग्जांपल हम लोग लेंगे, जो अभी केसेस पढ़े उसके लिए हैं, 4 × 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग वायर इज इतना, देन फाइंड करंट इन वायर। लॉन्ग वायर जब भी बोले इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और इनफाइनाइट वायर से 10 सेंटीमीटर पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेम ही आता है। हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट वायर है और इससे 10 सेंटीमीटर पे आपको निकालना है, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, आपको आई निकालना है। यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पे जो बी है वो दिया हुआ है 4 × 10⁻³ टेस्ला। इनफाइनाइट वायर है, इसका मतलब इधर आप डॉट 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 लगा दीजिए। डॉट डॉट का मतलब कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ तक गया पता नहीं, इंफिनिटी तक गया है, ठीक ना। तो बड़ा सिंपल सा केस है, इसका तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइट वायर में होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन के हिसाब से है 4 × 10⁻³ तो आई कैसे निकालें। म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ। म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, तो 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ 2 पाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, 10⁻, क्या करेंगे इसको 2 × 10⁻10 2 × 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻7,
है। अच्छा, और आई निकालना था। डी कितना दिया है? डी आपका होता है डिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से आप करंट निकाल लीजिए। तो ये जाएगा ऊपर, 2 और 2 कटेगा, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 करेंगे तो 10⁻⁻6 आएगा। 10⁻⁻6 आई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3। So I is equal to 2 into 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने एक फिक्स वायर लिया है, फिक्स लेंथ का, x से लेकर y तक, यही इस वायर का लेंथ है, इसमें करंट I है। हमें मैग्नेटिक फील्ड P पर निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, V इक्वल टू वाई, P पे निकालना है। P इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए तो D पे, बट वायर यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, और ये दोनों एंगल 60 और 30 दिया है। तो पहले आप ट्राई कीजिए और बताइए तो कितना आएगा P पर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो इस एंगल पे नहीं जाना आपको। वायर जो होता है, कोई भी स्ट्रेट वायर, उसका यहाँ पर फील्ड निकालना जब होता है डी डिस्टेंस पे, तो हमें अपना दोनों एंगल यहाँ वाला चाहिए होता है ना, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो वायर तो ऐसे है, तो हमें नीचे वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 है, और ये टोटल ये 90 है ना, ये हो जाएगा 60, और ये जो छोटा वाला एंगल होगा ये होगा 30। अब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक निकालने की बात आती है, उसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला आपका था B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πd। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक एंगल 60 वाला तो इधर है, ठीक है, कायदे से 30 वाले को इधर होना चाहिए था। अगर यहाँ से भी वायर शुरू होता तो हम 0 डिग्री लेते, लेकिन ये वायर और आगे से शुरू हो रहा है, तो साइन 60 तो ठीक रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस साइन 30। ठीक है, यही वायर अगर आपका मान लीजिए कि ऐसे रहता है, ये लंबा वायर रहता है ऐसे, और तब आपका डिस्टेंस यहाँ पे रहता है, यहाँ पे। ठीक है, और वैसे केस में पता चलता है कि ये वाला एक एंगल इधर है 60 और एक वाला इधर है 30, तब इसमें आप दोनों को प्लस लेते, तब तो करंट ऐसे आई है, ये डी है, ये एंगल अगर 30 है और ये एंगल 60 है, तो इसमें जब ब्रैकेट में लिखना होता तो आप क्या लिखते? दोनों तरफ का साइन 60 प्लस साइन 30, ये लिखते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाला वायर है, ऊपर वाला वायर तो यहाँ तक, तो यहाँ से तो शुरू नहीं हो रहा है। अगर ये वायर यहाँ से शुरू होता तब क्या करते? तब ये एंगल 30 से घट के 0 डिग्री हो जाता। लेकिन ये वायर मान लो कि और आगे से शुरू हो रहा है, ये वाला वायर और आगे से शुरू हो रहा है ऐसे, तो उस चक्कर में क्या हो जाएगा कि इसको पकड़ने के चक्कर में ये थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये थीटा जो है, ये वाला, ये थीटा ये ऐसे आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझे? तो ये वाला थीटा हमने नेगेटिव लिया। अब तो बस वैल्यू इसमें आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो ये तो μ0I ठीक है, 4πd भी ठीक है। साइन 60 कितना होता है? √3/2, साइन 30 1/2 हुआ। तो एक 2 तो कॉमन है ना, तो ये आ जाएगा μ0I, ऊपर में आएगा √3 -1, और नीचे में 8πd। ठीक है ना। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है, करंट किधर दिया था? इधर ना, और आर किधर है? इधर नीचे की तरफ। तो आप करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए डीएल क्रॉस आर से निकाल लीजिए। आई इधर है और आपका आर नीचे की तरफ है। तो इसमें अगर आप टर्न कराएंगे तो टर्न कराने पे कैसे आएगा? ऐसा है। ठीक है, दिस इज योर आई डीएल, दिस इज योर आर वेक्टर। तो इस तरह से करने पे किधर आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है ना ऐसे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड होगा। आप चाहे तो यहाँ दिखा दीजिए ऐसे, इनवर्ड होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनवर्ड होगा। अगर ये करंट राइट के बजाय लेफ्ट होता तो ये डायरेक्शन इनवर्ड के बजाय आउटवर्ड आ जाता है।
अब ये माइनस वाला जो है वो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, हम लोग जो है इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर ये वायर यहां तक होता, यहां तक, तब तो बात समझ में आती कि भाई ठीक है वायर वहां तक है, इसीलिए इधर का ये जो थीटा लेते, तो ये थीटा आप क्या लेते, अगर ये 30 होता तो +30 लेते। लेकिन ये वायर यहाँ तक नहीं है ना, ये वायर तो कहीं आगे से शुरू हो रहा है, यहाँ से भी शुरू होता तो हम थीटा ये वाला घटा करके 0 डिग्री लेते, बट ये वायर यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये थीटा माइनस हो गया, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं इधर का थीटा प्लस है तो इधर का थीटा माइनस होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, कल की क्लास में हम लोग अब इनफाइनाइट वायर वाले केसेस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, नोट कर लो इसको सब कोई।